उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, जहां आज सचिवालय में त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे सचिवालय में कैबिनेट बैठक होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। शाम 5 बजे बताया जा रहा है कि बैठक होगी। सचिवालय में ही इस बैठक का आयोजन हो रहा है और देखना होगा कि किन प्रस्तावों पर इस बैठक में बातचीत होती है, क्या कुछ फैसला लिया जाएगा बैठक के बाद। जिस तरीके से कोरोना की वैक्सीन जो है वो भी हमने देखा कि प्रथम चरण के तहत लगाई गई बड़ी तादाद में लोगों को, उसको लेकर भी कुछ खास बातचीत, क्योंकि अभी और भी चरण बाकी हैं कोरोना वैक्सीनेशन के। इसके अलावा चुनाव भी बेहद करीब हैं उत्तराखंड में, उसको लेकर भी लगातार बेहद सक्रिय दिखाई दे रही है राज्य सरकार। और लोगों को जो कुछ भी योजनाएं हैं, जो कुछ भी अब तक कामकाज किए गए हैं, जो भी परियोजनाएं हैं लोगों तक पहुंचाई गई हैं, लोगों को जिससे लाभ मिला है उनके बारे में लगातार जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है। और अब आज जो अहम बैठक होने जा रही है, इसमें देखना होगा कि किन अहम बातों पर मंथन किया जाएगा। सचिवालय में शाम 5 बजे ये बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बैठक में खुद मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शाम 5 बजे आयोजित की जाएगी। तो देहरादून में सचिवालय में आज ये अहम बैठक होने जा रही है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोक निर्माण, शिक्षा, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन और धर्म संस्कृति समेत कुछ अन्य विभागों से संबंधित विकास कार्यों की स्वीकृति दी है। लोक निर्माण के तहत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए करीब 5 करोड़ की स्वीकृति जारी की है। राज्य योजना के तहत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकासखंड चिन्याली सौड़ के अंतर्गत मरगांव, जसपुर, चमियाड़ी से उलड़ मोटर मार्ग के नवनिर्माण के लिए 3 करोड़ 30 लाख की स्वीकृति दी है। चालू वित्त वर्ष में इस मोटर मार्ग के लिए 10,000 की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे इस मोटर मार्ग का निर्माण सुनिश्चित हो गया है। विधानसभा क्षेत्र में इस योजना समेत कुल 41 करोड़ 14 लाख की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। वहीं हरिद्वार के खानपुर में 2 खड़जा मार्ग के निर्माण कार्य के लिए 55 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के बक्सौरा में आनंद सिंह के घर से हाल सिंह के घर तक मार्ग निर्माण के लिए 21,68,000 की मंजूरी दी है। रुद्रपुर में ही NH 74 से प्रेमनगर अलखदेवी मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य भी मंजूर कर दिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 5,29,000 की स्वीकृति दी है। वहीं गदरपुर, दिनेशपुर, मधकोटा मोटर मार्ग के 4 किलोमीटर से श्यामनगर तक मार्ग का सुंदरीकरण और निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ 73 लाख की स्वीकृति दी है। साथ ही आबकारी विभाग में ट्रैक और ट्रेस प्रणाली लागू की जाएगी। इस प्रणाली को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ 63 लाख के बजट प्रावधान किए जाने के संबंध में विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो वहीं सचिव ऊर्जा राधिका झा ने बताया कि राज्य के ऊर्जा सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अतिरिक्त 2% ऋण सुविधा का लाभ लिए जाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों से ज्यादा प्राप्त कर लिया गया है। भारत सरकार के जरिए राज्य को अतिरिक्त ऋण का लाभ उठाने हेतु राज्य में विद्युत हानियों और विद्युत ACS ARR गैप में कमी लाने के लक्ष्य निर्धारित भी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में सितारगंज चीनी मिल के संबंध में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी पेराई सत्र तक सितारगंज की चीनी मिल दोबारा शुरू हो जाए। इसके लिए पूरी योजना जल्द बनाई जाए। किसानों का हित पहला लक्ष्य होना चाहिए। सितारगंज में निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर का सही उपयोग होना जरूरी है। इससे गन्ना उत्पादकों को गन्ने की बिक्री में परेशानी नहीं होगी और बाकी लोगों के रोजगार भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सितारगंज चीनी मिल को आगामी पेराई सत्र से शुरू करने के लिए अभी से प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके लिए टेक्निकल टीम और विशेषज्ञों की राय ली जा सकती है।
त्रिवेंद्र सरकार की ओर से इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में करने का फैसला लिया गया है। सरकार के निर्देश के बाद विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अधिकारियों को गैरसैंण में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि गैरसैंण में सत्र की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए 2 टीमें भी भेजी गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान कोविड की गाइडलाइन का भी पालन किया जाएगा। कांग्रेस ने सत्ताधारी दल बीजेपी पर गैरसैंण का राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता गरिमा मेहरा दासवानी ने गैरसैंण को लेकर सत्तापक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि बीजेपी के लिए गैरसैंण एक मुद्दा है जिस पर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तो घोषित कर दिया, लेकिन सरकार गैरसैंण में एक दिन भी नहीं रुकी। कांग्रेस सरकार के वक्त गैरसैंण में जो काम हुआ उसके बाद वहां पर बीजेपी ने बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था भी नहीं की है। कांग्रेस ने सत्ताधारी दल बीजेपी पर आरोप लगाया है गैरसैंण को लेकर। देहरादून से आपको इस वक्त की अहम खबर बता दें, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बयान दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बयान जारी करके कांग्रेस पर हमला किया है, पलटवार जवाब दिया है उनको। महंगाई को लेकर कांग्रेस के विरोध को जताया है। दुष्प्रचार का एजेंडा कांग्रेस का विरोध भ्रामक और दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है, ये कहा है बंशीधर भगत ने। कांग्रेस के पास विरोध करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस जनता को बरगलाने का काम कर रही है। मोदी सरकार में ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा और महंगाई सबसे कम है। तो बंशीधर भगत ने सीधे तौर से कांग्रेस पर हमला बोला है, उनको जवाब दिया है। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आवाज बुलंद किए हुए है महंगाई को लेकर, अन्य मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को बोला जा रहा है कि वो सही से काम राज्य में नहीं कर रहे हैं, उसी के मद्देनजर अब बंशीधर भगत ने जवाब दिया है, कहा है कि कांग्रेस तो बरगलाने का काम कर रही है, उनका ये एजेंडा है और जिस तरीके से हमने काम किया है उसको लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो गलत हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने आगामी 5 फरवरी तक अपने सभी संगठनात्मक कार्यक्रम स्थगित किए हैं। बीजेपी अध्यक्ष फिलहाल प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 5 फरवरी तक अपने दौरे भी रोक दिए हैं। दरअसल उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों से राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि दान करने की अपील करेंगे। सभी 70 विधानसभाओं के दौरे पर हैं। इसी के मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत। जसपुर में वरिष्ठ कांग्रेसी सुखदेव सिंह के आवास पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का विधायक आदेश चौहान और कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कृषि कानून को 1.5 साल टालने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों को बहलाने फुसलाने का काम कर रही है। कृषि कानून किसानों के विरोध में है, जिसका किसान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 चरणों की बातचीत हो गई और अब भी सरकार कानून को टालने की बात करके किसानों का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून किसानों के विपरीत है तो उसे वापस लेने में क्या परेशानी है, सरकार किसानों की बात क्यों नहीं मान रही है। उन्होंने कहा कि देश के किसान जो भी फैसला लेंगे, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ मिलकर खड़ी है। देहरादून से हम खबर आपको दे दें, जहां उत्तराखंड में कोरोना के नए संक्रमित मरीजों के आंकड़े पर फिलहाल ब्रेक लगा है। उत्तराखंड में हुई है 24 घंटे में 162 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि। कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 95,000 के पार पहुंच गई है और राज्य में अब तक 95,354 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। उत्तराखंड में 24 घंटे में 283 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं अब तक 90,547 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 94% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं और उत्तराखंड में फिलहाल कोरोना के कुल 1,876 एक्टिव केस हैं। राज्य में आज 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है और उत्तराखंड में अब तक 1,626 संक्रमित मरीजों की कोरोना के चलते
मौत हो चुकी है। तो जिस तरीके से इससे पहले बड़ी तादाद में कोरोना के मामले सामने आ रहे थे, फिलहाल उन पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर कुल मामलों की बात की जाए तो अब तक 95,000 से ज्यादा कोरोना के कुल मामले सामने आ चुके हैं और 1,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं 90,000 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हुए हैं। तो लगातार आए दिन मामले सामने आते हैं, लेकिन फिलहाल पहले जितनी तादाद में मामले सामने आ रहे थे उनमें कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की गई है। हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। कुंभ मेला प्रशासन ने महामंडलेश्वर नगर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। चंडी घाट के पास गंगा नदी के बीच में महामंडलेश्वर नगर बसाया जाएगा। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने निरीक्षण करके इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जानकारी ली। वहीं इस स्थान पर रेत का एक खाली मैदान भी मिला, जहां पर सैंड आर्ट की संभावनाएं तराशी गईं। इस दौरान दीपक रावत ने बताया कि यहां पर थोड़े समय में ही महामंडलेश्वर नगर की सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। यहाँ पर पानी की व्यवस्था पहले से ही है, बाकी थोड़ा झाड़ियां हटाने का काम है, वो भी 2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं रेत का खाली स्थान मिलने पर मेलाधिकारी दीपक रावत ने सैंड आर्ट का कंपटीशन कराने की बात भी कही। हरिद्वार कुंभ मेले की जोरों पर फिलहाल तैयारियां देखने को मिल रही हैं। उसी के मद्देनजर जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचकर निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में 32वें सड़क सुरक्षा अभियान के तहत राजधानी देहरादून में दून ट्रैफिक पुलिस ने बेहतर ट्रैफिक सुधार के लिए सीनियर सिटीजन के साथ बैठक का आयोजन किया। इस दौरान सीनियर सिटीजन की तरफ से देहरादून में ट्रैफिक सुधार को लेकर कई जरूरी सुझाव दिए गए। एसपी ट्रैफिक प्रकाश आर्य ने बताया कि राजधानी में ट्रैफिक की रोजाना परेशानियों को दूर करने के लिए सीनियर सिटीजन से जरूरी सुझाव लिए गए और उन्हें ट्रैफिक पुलिस के जरिए लागू किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि थोड़े से लड़के भी ठीक ठाक होने चाहिए। समापन करें? हाँ जी, बिल्कुल समापन। उसने रोका, पुलिस वाले ने रोका, पुलिस वाले ने उसने मना किया कि ऐसा मत करो। उसने 2 थप्पड़ मारे, बोला हमें और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देहरादून के मालसी में लाखों रुपए की विभिन्न विकास की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और विधायक गणेश जोशी की ओर से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में लुणीवी के जरिए 205 लाख रुपए की लागत से निर्मित हाथी बड़कला डोभालवाला राजपुर की आंतरिक सड़कें, ई विभाग के जरिए 151 लाख की लागत से निर्मित बिंदाल नदी में विजय कॉलोनी और बद्रीनाथ कॉलोनी के किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण और एमडीडीए के जरिए धोरण और ब्रह्म कमल चौक पर निर्मित हाईमास्ट लाइट का लोकार्पण किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न वार्डों की सड़कों का भी शिलान्यास किया गया। देहरादून से आपको इस वक्त की अहम खबर बता दें, जहां बालिका दिवस पर बाल विधानसभा का आयोजन किया जाएगा। 24 जनवरी को बालिका दिवस पर बाल विधानसभा का आयोजन होगा। विधानसभा भवन में आयोजित की जाएगी बाल विधानसभा। बालिका दिवस पर हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी बनेंगे 1 दिन की मुख्यमंत्री। 1 दिन की सीएम सृष्टि गोस्वामी करेंगी विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा। कार्यक्रम में कई विभागों के अधिकारी देंगे 5-5 मिनट का प्रेजेंटेशन। तो ये बड़ी पहल देखने को मिल रही है, जहां बालिकाओं को कुछ ही देर के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा और उसी के मद्देनजर कई योजनाओं की समीक्षा भी करवाई जाएगी। बालिका दिवस पर यह खास आयोजन बाल विभाग आयोजन विधानसभा में किया जाएगा और इसमें जो खासतौर से बालिकाएं हैं उनको कई अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। 24 जनवरी को इसका आयोजन होना है। देहरादून में विधानसभा में ही इसका आयोजन किया जाएगा और बालिकाओं को इस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। सुल्तानपुर पट्टी में खनन कार्य बंद होने के बाद भी अवैध खनन का कारोबार जमकर चल रहा है, जहां पुलिस और प्रशासन अवैध खनन को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अवैध खनन की लगातार मिल रही शिकायतों पर आईटीआई पुलिस ने सुल्तानपुर से सटे खनन क्षेत्र में छापेमारी की, जहां पुलिस को देखते ही खनन माफिया फरार हो गए। वहीं पुलिस टीम के साथ मजाक उस वक्त हो गया जब पुलिस टीम कार से खनन कर रहे ट्रैक्टर का फिल्मी अंदाज में पीछा कर रही थी, लेकिन खनन माफिया पुलिस टीम को चकमा देकर फरार हो गए और पुलिस टीम
मूक दर्शक बनकर रह गई, जिससे पुलिस टीम खनन माफिया के सामने बोनी साबित होती हुई दिखाई दी। वहीं जब इस मामले में एएसपी राजेश भट्ट से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस टीम को अवैध खनन की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिस पर पुलिस टीम ने छापेमारी की थी। साथियों ने बताया कि अवैध खनन को रोकने के लिए चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्षों की मीटिंग ली गई, जिसमें अवैध खनन को रोकने के लिए रणनीति तैयार की गई है। तो फिल्मी अंदाज में पुलिस पीछा करते हुए दिखाई दे रही है खनन माफियाओं का। हालांकि बताया जा रहा है खनन माफिया पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। तो पुलिस की गाड़ी किस तरह से पीछा कर रही है खनन माफियाओं का, ट्रैक्टर का पीछा किया जा रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रुड़की स्टेट हाईवे का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। हाईवे के निर्माण को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने आगामी 27 जनवरी को पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर तालाबंदी करने और 31 जनवरी प्रदेश अध्यक्ष रस्तोगी ने हाईवे पर ही आत्मदाह करने की धमकी दे डाली है। इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को भी चिट्ठी भेजी गई है। इस मसले पर हिंदी खबर संवाददाता जसवीर सिंह ने राजेश रस्तोगी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है राजेश रस्तोगी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐलान कर दिया है कि अब जल्दी ही लोक निर्माण विभाग और एनएच विभाग के खिलाफ उनके दफ्तरों में जाकर के तालाबंदी की जाएगी और धरना दिया जाएगा। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे राजेश रस्तोगी, कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे। रस्तोगी जी, आगे की क्या तैयारी है इस रोड को लेकर के जो आप आंदोलन कर रहे हैं? पिछले 1.5 वर्षों से कांग्रेस सेवा दल लक्सर रुड़की रोड के निर्माण के लिए संघर्ष कर रहा है। अंधे और बहरे हो गए हैं भाजपा वाले, उन्हें लक्सर रुड़की रोड दिखाई नहीं दे रहा है। आज हम लक्सर के नए कोतवाल से मिले हैं, सेवा दल के लोग। हमने नए कोतवाल का यहाँ आने पर आभार जताया, अभिनंदन किया है और उनको जो हमारी 27 जनवरी को तालाबंदी है पीडब्ल्यूडी ऑफिस की, उसकी जानकारी दी है। और जो नशा मुक्ति एक अभियान है समाज का भी और पुलिस का भी, सरकार का भी, उस अभियान में पूरा सहयोग देने का हमने उन्हें आश्वासन दिया है। अच्छा, जैसे 27 जनवरी का आपने अल्टीमेटम दे दिया है, इसे लेकर के क्या आपने लोक निर्माण विभाग और एनएच को भी इस बाबत कोई पत्र जारी किया है? एनएच को आज हम चिट्ठी देने जा रहे हैं, एनएच विभाग को, एलआईयू को हमने दे दी है और 27 दिसंबर को हमने इसकी घोषणा कर दी थी। शासन प्रशासन को सबको 27 जनवरी के जो तालाबंदी है पीडब्ल्यूडी ऑफिस की, उसकी जानकारी सबको है। वर्बली भी उनको जाकर के दे देंगे, लेकिन तालाबंदी होगी। या तो 26 जनवरी तक काम दिखाए पीडब्ल्यूडी, नहीं तो 27 को ताला डाल। चलिए, तो ये राजेश रस्तोगी जो आपने सुना, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि 26 जनवरी तक इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वो पहले तालाबंदी करेंगे, फिर आंदोलन चलेगा और 31 को वो जो अल्टीमेटम पहले दे चुके हैं उस पर अडिग हैं, यानी कि आत्मदाह करेंगे। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि प्रशासन और शासन किस तरह से इस पूरे मामले को संभाल पाता है या फिर राजेश रस्तोगी आत्मदाह कर पाते हैं। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। काशीपुर में एक महिला को पारिवारिक कलेश से उभरने के लिए तांत्रिक का सहारा लेना इतना भारी पड़ गया कि तांत्रिक ने पैसों के लालच में महिला की हत्या कर डाली। वहीं पुलिस ने हत्या के आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय भेज दिया है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम मिसरवाला के समीप संदिग्ध परिस्थिति में पुलिस को एक महिला का शव मिला था। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जिसके बाद मामले की जाँच शुरू कर दी गई। वहीं पुलिस ने मृतक महिला के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच करते हुए जोगिंदर सिंह को पूछताछ के लिए कब्जे में लिया। पुलिस की पूछताछ में जोगिंदर सिंह ने बताया कि अलका जौहरी के जरिए पारिवारिक कलेश को खत्म करने के लिए उससे तंत्र मंत्र कराने का कार्य कराया जाता था। एएसपी राजेश भट्ट ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि तंत्र मंत्र के चक्कर में जोगिंदर सिंह ने अलका जो हीरो से जेवर और नकदी लेकर उसकी हत्या कर डाली। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको न्यायालय भेज दिया है।
देहरादून में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाली 23 जनवरी से प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है उत्तराखंड में 22 और 23 जनवरी को उत्तरकाशी से लेकर टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और अल्मोड़ा में भी बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल 25 जनवरी के बाद से मौसम के साफ होने की संभावना जताई जा रही है। तेईस तारीख की शाम रात से आप देखेंगे कि जो बारिश है या बर्फबारी है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी अनेक जगहों तक में, खासकर गढ़वाल रीजन में या जो हमारे अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनमें 23 तारीख को जो है हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। जहाँ तक बर्फबारी का सवाल है तो वो 2200-2400 मीटर के आसपास या उससे ऊपर के जो क्षेत्र है वहीं पर वो देखने को मिलेगी, उससे नीचे नहीं रहेगा। और 24 में भी जो एक्टिविटी है हालांकि कम हो जाएगी, हल्की एक्टिविटी, लेकिन जो है या बहुत हल्की जो है वो 24 को भी कुछ जगहों में खासकर हिल्स में जो है वो रहने वाली है। एका दुक्का प्लेन्स में भी हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड के जो हिली एरियाज है उसमें 24 को भी जो है हल्की या बहुत हल्की जो है बारिश बर्फबारी वो कुछ जगहों में देखने को मिलेगी। पौड़ी के अकेश्वर ब्लॉक में प्रदेश पर्यटन मंत्री ने 750 से ज्यादा कोरोना फाइटर को सम्मानित किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि उन्हें बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि वो अपनी विधानसभा के 750 से ज्यादा कोरोना फाइटर को सम्मानित कर रहे हैं। वहीं उनका ये भी कहना है कि कोरोना फाइटर के शुरुआती दौर में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिससे पौड़ी लंबे वक्त तक ग्रीन जोन में रहा और पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए कोरोना की वैक्सीन कोरोना काल में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख एकेश्वर का भी कहना है कि उनके ब्लॉक में पहली बार कोरोना फाइटर को प्रदेश के पर्यटन मंत्री द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। उस वैक्सीन से भी ये उनको सम्मान का आज वितरण हो रहा है। इसके अंदर हमारी जो आशा कार्यकर्त्री, हमारे तहसीलदार, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो रहे, हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ रहा, नर्सेज रहे, डॉक्टर्स रहे, उसके साथ साथ जो एम्बुलेंस ड्राइवर रहे, सबको हम सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में पूरे देश की सहायता की है, पूरे क्षेत्र की सहायता की है। आज उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। हमारे ब्लॉक प्रमुख पांथरी जी इसमें लगे हुए हैं, उनका ये एक कार्यक्रम था, बहुत अच्छी बात है। और जब हम अपने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करेंगे, उसके साथ साथ मोदी जी ने आज वैक्सीन का जो भेजी है, उस वैक्सीन से भी ये उनको सम्मान दिया जा रहा है। कोरोना वॉरियर्स को पहला उसका इंजेक्शन लगेगा। कोरोना शुरू हुआ और 22 तारीख से इसके बारे में जब चर्चाएं हुई, जैसे कि जो है सबसे पहले जनता कर्फ्यू जो है शुरू हुआ, और इसके बाद मैंने जो है 22 से और 30 तारीख तक जो है अपनी एकेश्वर ब्लॉक में 10 न्याय पंचायतें हैं और 10 न्याय पंचायतों में मैंने 10 डॉक्टरों की जो है टीम बनाई और उन लोगों को जो है 10 न्याय पंचायतों में पूरी टीम के हिसाब से जो है हमने भेजा। और भेजने के बाद हमने जो लोग बाहर गाड़ियों में जाने के लिए जो प्रतिबंधित हो गया था, तो जो लोग दवाइयाँ नहीं ला पा रहे थे, उनको हमने दवाइयाँ उनके घरों पे उपलब्ध कराई। उधर चमोली के विकासखंड घाट में नंदप्रयाग घाट सड़क के 1.5 लेन चौड़ीकरण की मांग को लेकर लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर बैठे लोगों के 12 दिन भूख हड़ताल के हो गए हैं और ये मांग लगातार बीते 48 दिनों से की जा रही है। वहीं आंदोलन को देखते हुए घाट बाजार में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अब खबर मसूरी से आपको बता रहे हैं, जहां जौनपुर विकासखंड के खरक और मेलगढ़ गांव आजादी के 73 साल बाद भी अभी तक सड़क से महरूम हैं। साल 2003 में 15 किलोमीटर लंबे सुमन क्यारी बड़गांव कांडी मोटर मार्ग को सरकार ने स्वीकृति प्रदान करते हुए सानिवी थत्यूड़ डिवीजन द्वारा सड़क निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित किए थे और दोनों गांव तक के 12 किलोमीटर के लिए वित्तीय स्वीकृति भी मिली थी, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक सड़क खरक गांव तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं इस पर गांव वालों का कहना है, अगर सरकार सड़क निर्माण नहीं करवाती है तो 2022 के चुनाव का वो लोग बहिष्कार करेंगे। और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को योजनाएं न बनाकर गाँव में पहुंचकर गाँव की हालत देखने का आग्रह भी किया है। लगभग 16 किलोमीटर का हिस्सा है। इसमें से 10 किलोमीटर का हिस्सा सुमन क्यारी से लेकर और ग्राम सुरांसु तक 2007 में बनकर तैयार हो गया था और 2007 में इसका काम रोक दिया गया था, जबकि टेंडर वहां से 2 किलोमीटर आगे
खरक गांव तक लगे थे, लेकिन पता नहीं क्यों ये आगे का निर्माण कार्य रोक दिया गया। एक जॉब इसमें कट भी चुका है, जो सुरांसू से खरक के बीच में एक जॉब पड़ता है वो कट चुका है, उसकी पेमेंट हो गई है, लेकिन 2007 के बाद इसमें 1 इंच भी आगे काम नहीं हुआ है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कई बार इसमें निवेदन किया गया, उनसे पूछा गया, लेकिन उनसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। 2003 में सेक्शन हुई थी सुमन क्यारी बनगांव सुरांसू खरक मोटर मार्ग। 2003 में ही जब इसके टेंडर लगे तो सुरांसू तक तो ये कट गई थी, उससे आगे 2 किलोमीटर सुरांसू से खरक वो काम बंद किसी कारण से नहीं कट पाया। उसके बाद जो है 2007 के बाद हम लोगों ने इतना प्रयास कर लिया, चाहे वो PWD थत्यूड़ हो, चाहे विभागीय कोई मंत्रियों तक भी हमने पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान भाजपा की सरकार है, इसकी कथनी और करनी दोनों में अंतर है। जहां एक तरफ ये ऑल वेदर के नाम पर झूठा प्रचार कर रहे हैं और उस ऑल वेदर रोड पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं एक छोटा सा गांव जो खरक गांव जो आज़ादी के बाद मांग कर रहा है कि हमारे गांव में रोड ले आइए। आज वहां पर कोई बीमार होता है तो उसे उठा के लाना पड़ता है, और उन गांव वालों की जो पीड़ा है उस पीड़ा को वही जानते हैं। जहां सरकार बोलती है कि पलायन रोको, तो कैसे पलायन रोकेगा आदमी? जिन गाँव में रोड नहीं है, जिन गाँव में सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, तो कैसे पलायन रोकेगी? मैं त्रिवेंद्र रावत सरकार को कहना चाहूँगा कि आप देहरादून में बैठकर प्लान न बनाएं, किसी गांव में जाइए, गांव में जाकर आपको पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है इस समय प्रदेश की। और अब आपको एक अहम जानकारी दे दें, अब आप हमारी खबरों को www.hindikhabar.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।